मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी को उनकी नियुक्ति करने की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। अविनाश प्रकाश पाठक की ओर से एक जनहित याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। डीजीपी मुकुल गोयल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है। इसमें 2005 में यूपी पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनके विरुद्ध लखनऊ के महानगर थाने में अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2007 में तत्कालीन राज्य सरकार ने जांच के भी आदेश दिए थे। भ्रष्टाचार की जांच के लिए यूपी के तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह को पत्र भी लिखा गया था। बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल रही है। वहां पर अविनाश प्रकाश पाठक ने एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है और डीजीपी मुकुल गोयल की नियुक्ति की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। और अब खबर रामपुर से, जहां सपा सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के ध्वस्तीकरण की कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। तहसील प्रशासन ने पुलिस के साथ आजम खान के घर पर जाकर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें 15 दिन के भीतर जुर्माने की रकम 1,63,80,000 जमा करने और कब्जा हटाने को कहा गया है। जवाब देने के लिए आजम खान को 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। रामपुर जिला अदालत के आदेश के बाद एसडीएम सदर ने यह नोटिस दिया है। कानपुर में स्टेप एचबीटीआई शिक्षण संस्थान में एमबीए छात्रा के शारीरिक और मानसिक शोषण के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। संजीव मिश्रा को कैंपस में प्रवेश करने से भी मना कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही शिक्षण संस्थान के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से भी उन्हें रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है और नए प्रॉक्टर की भी तैनाती कर दी गई है। यहां पर आपको बताएं कि एमबीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्रा पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो अश्लील इशारे करते हैं और जबरन वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करके अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आज उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, जिसके कुल 5,91,305 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें 2,64,294 पुरुष और 3,27,011 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के कुल 1,476 केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें पहली पाली में परीक्षा सुबह 9 से 12 और दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। सभी कैंडिडेट्स को परीक्षा से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। लखनऊ में कुल 75 सेंटर्स हैं, जहां पर 32,477 अभ्यर्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश में 80% निजी स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे। जी हां, स्कूलों के इस फैसले से अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। यूपी के जनरल बॉडी के मेंबर्स स्कूलों के साथ बैठक में यह फैसला किया गया। यह बैठक 16 अगस्त से स्कूलों को खोले जाने को लेकर हुई थी। अनिल अग्रवाल के मुताबिक सिर्फ 10% स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन में कक्षाओं का संचालन करेंगे, जबकि 10% स्कूल अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएंगे। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा होगी वहां 2 शिफ्टों में स्कूल चलेगा। साथ ही स्कूलों में लंच ब्रेक, मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी। आपको बताएं कि शासन ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूलों पर फैसला छोड़ दिया था। तो 80% स्कूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में सपा हेडक्वार्टर से अखिलेश यादव के साइकिल पर सवार होते ही यूपी के सभी जिलों में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी साइकिलें चल पड़ी। इस दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को नाकाम बताते हुए नारेबाजी की। साइकिल यात्रा के दौरान आज कई जिलों में पार्टी के बड़े नेता कल सड़कों पर उतरे और लोगों के बीच में पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद लखनऊ में मौजूद थे। उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव कन्नौज में, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली में, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद में, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप बाराबंकी और बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव आजमगढ़ में मौजूद रहे।
अब खबर उन्नाव से है। यहां पर स्कूल की फीस न जमा होने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा हाई स्कूल की छात्रा पर दबाव बनाया गया। प्रधानाचार्य ने फीस माफी का प्रार्थना पत्र लेने से इनकार करते हुए सार्वजनिक रूप से छात्रा को बेइज्जत किया और भगा दिया। इसके बाद छात्रा रोते हुए अपने घर पहुंची, बेहोश हो गई। परिजन कुछ समझ पाते कि तब तक इस किशोरी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तफ्तीश शुरू की। मृतक छात्रा निजी विद्यालय में हाई स्कूल की छात्रा थी और पिता ने स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर कोतवाली में स्कूल के प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। खबर सहारनपुर से, जहां थाना मिर्जापुर क्षेत्र के एक निजी यूनिवर्सिटी में तेंदुए के 2 बच्चे घूमते हुए मिले। लोकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वन विभाग को पकड़ने के लिए सूचना दी। तो कॉलेज कैंपस में तेंदुए के 2 बच्चे पाए गए। कॉलेज प्रशासन ने वन विभाग को बाद में इसकी सूचना दी और वन विभाग यहां पर पहुंचा। ये दोनों शावक घूमते घूमते इस कॉलेज परिसर में आ पहुंचे। इन पर जैसे ही नजर पड़ी, वन विभाग को सूचित किया गया कॉलेज प्रशासन की ओर से। इधर अलीगढ़ की कोतवाली अतरौली इलाके में दिव्यांग के साथ मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंगों ने उसके घर में घुसकर उसे बंधक बना लिया और इसके बाद उसके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद गांव में लोगों ने एक पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई और इसके बाद भी इस पंचायत में सबके सामने मजदूर युवक की पिटाई करने वाले दबंग लोगों ने एक बार फिर उसकी पिटाई की। दबंगों द्वारा मजदूरी के रुपए मांगने पर दिव्यांग युवक के साथ की गई मारपीट का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त आप वो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। युवक की पिटाई कैसे इन दबंगों ने की वो आप देख पा रहे हैं। पुलिस की शिकायत के बाद फिर से वही पिटाई। मजदूरी मांगने पर दिव्यांग की पिटाई की इन दबंगों ने, बेरहमी से पिटाई। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां सीए से लूटपाट करने वाले 4 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास से लूट की कार, मोबाइल, नकदी बरामद की गई है। शातिर बदमाश ये ऐप के जरिए लोगों से दोस्ती करते और दोस्ती करके उन्हें सुनसान स्थान पर बुलाकर उनके साथ लूटपाट करते थे। इसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है, दोनों घायल हैं और 2 मौके से भागे। पुलिस ने घेराबंदी करके बाद में उन्हें भी दबोच लिया। बदमाशों ने पुलिस के पूछताछ में कार लूट के नए ट्रेंड का खुलासा हुआ है। बताया गया है कि उन्हें सीए से ब्लूड मोबाइल ऐप के जरिए दोस्ती की और मिलने के बहाने बुलाकर कार लूटकर ये फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूपी की खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक युवती को शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा में चुनाव लड़ चुके एक सपा नेता पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में इस मामले की शिकायत की है। पूरा मामला लोनी इलाके का है। बिजनौर में जलाशय में डूबने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। खेत पर माता पिता रखवाली कर रहे थे जब खेलते हुए 4 साल की मासूम जलाशय में डूब गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके में एक युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या कराने के बाद अपने भाई के शव को बोरे में डालकर उसने फेंक दिया। संभल के गांव में प्रधान का मंच पर ठुमका लगाने वाला एक वीडियो वायरल है। जीत के जश्न पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अलीगढ़ पुलिस ने चोरों के एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है। इनमें से कोई भी चोर अलीगढ़ का नहीं है। पुलिस ने इस गैंग के पास से चोरी का तमाम माल भी बरामद किया है। इस गैंग का लीडर अब भी फरार है। चंबल में भयंकर बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी आगरा, एसएसपी आगरा के साथ विधायक ने जल स्तर का निरीक्षण किया। साथ ही नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों का हालचाल जाना। अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने दूसरा गोल दाग दिया। बड़ी खबर आ रही है टोक्यो से, और दोनों ही टीमें यानी कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर आ गई हैं। बड़ी अपडेट टोक्यो से। पहले भारत पीछे चल रहा था, ब्रिटेन ने लीड ली, ब्रिटेन ने बढ़त हासिल की शुरुआत में, और अब भारत ने बराबरी कर ली है। भारत 2-0 से पीछे हो गया था एक वक्त, लेकिन दोनों ही टीमें अब 2-2 गोल की बराबरी पर आ गई हैं। दनादन 2 गोल बैक टू बैक भारतीय टीम ने स्कोर किए, बराबर कर लिया है स्कोर को। ब्रिटेन के खिलाफ एक बहुत दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला जारी टोक्यो में। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम मैदान पर है और मुकाबला चल रहा है ग्रेट ब्रिटेन से। 2-2 की बराबरी पर यह मुकाबला इस वक्त। दोनों ही टीमें 2-2 गोल के साथ बराबरी पर हैं। 2-0 से पिछड़ने के बाद भारत ने बराबरी हासिल की है। क्या भारतीय महिला हॉकी टीम यह कमाल कर पाएगी? इंतजार सभी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश अन्न उत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के 5 जिलों के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस मौके पर पीएम ने यूपी के 80,000 राशन दुकानदारों से भी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सरकारी अनाज की दुकानों से गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्हें योगी और कर्म योगी दोनों बताया। साथ ही योगी सरकार के कामों की सराहना करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पर भी राजनीति करते हैं। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे कल। वहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के काम का भी निरीक्षण किया। सीएम ने यहां पर धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लिया। राम जन्मभूमि परिसर से वासुदेव घाट पहुंचे वो, और वहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में शरीक हुए। तस्वीरें कल की अयोध्या दौरे की मुख्यमंत्री की। दरअसल कल अयोध्या से अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को फ्री में राशन दिया गया। अयोध्या में 400 लाभार्थियों को फ्री राशन मिला, जिसमें 20 लोगों को खुद सीएम योगी ने राशन बांटा। साथ ही नई अयोध्या का किस तरह निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। तो अयोध्या को सौगातों की किस तरह से झड़ी लग गई है। सीएम के अयोध्या दौरे पर किस तरह लोगों को फ्री में राशन बांटा गया। प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत हुई, 20 लोगों को सीएम ने राशन किट वितरित किए। उन्हीं की तर्ज पर करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। और अयोध्या की शाम दीपोत्सव के नाम रही। मठ मंदिर से लेकर गली गली में साधु संतों और स्थानीय लोगों ने दीप जलाकर खुशियां व्यक्त की। दरअसल 5 अगस्त का दिन अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है। ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त के ही दिन राम मंदिर निर्माण की प्रधानमंत्री ने नींव रखी थी। शिलान्यास कार्यक्रम का 1 साल पूरा होने पर अयोध्या की गली गली में दीप जलाए गए, दीपोत्सव मनाया गया और ऐतिहासिक दिन पर मिठाइयां भी बांटी गई और मंदिरों और मठों में भी दीप जलाए गए। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल से पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव की भी शुरुआत की थी और इसके तहत गरीबों को मुफ्त अनाज दिया। इस तरह से यहाँ मंदिरों और मठों के बाहर जो है दीप जगमगा रहे हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर मौका ही ऐसा है। 5 अगस्त आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त के दिन ही अयोध्या में रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, आधारशिला रखी गई थी और आज उसकी पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर रामनगरी अयोध्या में मंदिरों में, मठों के बाहर दीप जलाए जा रहे हैं, लोगों के घरों में दीप जलाए जा रहे हैं। लोग इस पर्व को इस उल्लास के साथ मना रहे हैं जैसे दीपावली का ही मौका हो, और उनके लिए ये दीपावली से कम भी नहीं। अयोध्या वासियों में नहीं बल्कि जो भी राम भक्त हैं उनमें इसी तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, भले ही वो अयोध्या में हो या किसी और हिस्से में। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच संगम में लेटे हुए हनुमान मंदिर में गंगा का पानी प्रवेश कर गया। इसके बाद यहां मौजूद महंत, पुजारी और श्रद्धालुओं ने शंख घंटा बजाकर मां गंगा का स्वागत किया। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती भी की गई। ये पल यहाँ के लोगों के लिए खास होता है। लोग यहाँ घुटने भर पानी में भी चलकर हनुमान जी के दर्शन और पूजन करते हैं। पानी गर्भगृह में पहुंचने और बजरंग बली की प्रतिमा के डूबने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं।
मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचता है, उस साल प्रयागराज में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति रहती है। देखिए, आज के दिन का प्रतीक्षा सभी को होती है, विशेषकर प्रयागवासियों को। वैसे पूरा भारतवर्ष इसकी प्रतीक्षा करता है कि गंगा जी यदि हनुमान जी को स्नान कराती हैं तो वह वर्ष पूरे भारत में ही नहीं विश्व में सुखमय रहता है। भारत का किसान सुखमय रहता है, भारत के लोग सुखमय रहते हैं। और आज ऐसी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से। गंगा जी के स्नान करने के बाद हनुमान जी सबको आशीर्वाद देंगे, कोरोना की बीमारी जो तीसरी लहर वो नहीं आवे, लेकिन सावधानी सबको बरतनी है। बड़ी खबर है इस वक्त, बड़ी अपडेट टोक्यो से और अच्छी अपडेट है। भारत 3-2 से आगे हो गया है, ग्रेट ब्रिटेन से 3-2 से आगे हो गया। तीसरा गोल दागा है भारतीय महिला हॉकी टीम ने और इस तरीके से स्कोरबोर्ड है 3-2। पिछड़ी हुई भारतीय महिला हॉकी टीम 2-0 से पिछड़ चुकी थी, इस वक्त 3-2 से मुकाबले में आगे हो गई है। लगातार 3 गोल दागे हैं भारतीय महिलाओं ने। शानदार प्रदर्शन, ये बहुत प्रसन्न करने वाली अपडेट इस वक्त टोक्यो से मिल रही है भारतीय खेल प्रेमियों के लिए, हॉकी प्रेमियों के लिए। भारतीय महिला टीम 3-2 से मुकाबले में आगे हो गई है। ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला चल रहा है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, कांस्य पदक के लिए, और 3-2 से भारतीय महिला हॉकी टीम आगे हो गई है ब्रिटेन से। 2-0 से जो टीम पिछड़ी हुई थी उसने 3 गोल लगातार दागकर बढ़त ले ली है ब्रिटेन के और 3-2 से मुकाबले में आगे हो गई है। क्या यह बढ़त आखिरी मिनट तक, खेल के आखिर तक बरकरार रहेगी? अब सवाल यह है, भारतीय महिला हॉकी टीम के सामने चुनौती होगी कि वो पहली बात तो इस लीड को बरकरार रखे और अगर संभव हो तो लीड को बढ़ाए ताकि ब्रॉन्ज मेडल उसके पास आ सके। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है देहरादून में। 9 अगस्त को दून आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। वीआईपी मूवमेंट को लेकर दून में हलचल बढ़ गई है। देखिए, जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट्स आए दिनों बढ़ रही हैं। 9 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, उससे पहले 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। वीआईपी मूवमेंट को लेकर देहरादून में हलचल तेज है। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है, तो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी भी अपने बड़े दावे लेकर आगे बढ़ रही है। इस बीच 2 बड़े दौरे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल 9 अगस्त को, उससे पहले 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में होंगे। और उत्तराखंड में मानसून की बारिश इस वक्त लोगों की मुश्किल भी बढ़ा रही है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। विभाग का कहना है कि 6 और 7 अगस्त को प्रदेश भर में हल्की बारिश होगी, जबकि 8 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। वहीं गढ़वाल के कई इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका है। हल्की से मध्यम बारिश है, वो कुछ जगहों में मिलेगी 6 और 7 तारीख में। 8 तारीख में जब आप जाएंगे तो 8 और 9 में फिर से जो एक्टिविटी है मौसम की वो बढ़ेगी और आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों से लेके ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है 8 और 9 तारीख में वो देखने को मिलेगी। और साथ में जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर, विशेषकर आप बात करें चाहे कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़ है, बागेश्वर या नैनीताल है, चंपावत है, और इसी तरह गढ़वाल क्षेत्र में देखें तो देहरादून, टेहरी, पौड़ी जो है इनमें भी हैवी रेंस की भारी बारिश की संभावना जो है 8 और 9 में रहेगी। 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब छात्रों को कॉलेज में एडमिशन की टेंशन है, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए अभी वक्त है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन जारी है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। ऐसे में छात्र टेंशन में नजर आ रहे हैं। बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद अब छात्रों की टेंशन कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर है। अभी तक सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन शुरू नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से छात्र परेशान है। 16 से मेरिट फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, तो हम चाह रहे कि काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो जल्दी कॉलेज खुल जाए, जो पढ़ाई शुरू हो जाए हमारी। तो क्या थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन क्या सब्जेक्ट वगैरह चॉइस कर ली, क्या सब्जेक्ट लोगे, बीए में क्या करोगे? सर अभी सोचा तो नहीं है, पर अगर कॉलेज जल्दी खुले तो जल्दी सोच लें। छात्रों के मन में अपनी पढ़ाई को लेकर कई तरह से उलझने हैं। कोई छात्र इस बात से परेशान है कि वो सब्जेक्ट कौन सा ले। कुछ स्टूडेंट्स की चिंता एडमिशन शुरू नहीं होने को लेकर है। हालांकि 16 अगस्त से एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 16 अगस्त से, जैसा कि हमें निर्देशित किया गया है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये निर्णय एडमिशन कमेटी में हुआ था
कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस 16 अगस्त से करेंगे और सारी की सारी एडमिशन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक हमको पूरी करनी है और उसके बाद क्लासेस की प्रक्रिया है। उधर उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से छात्रों के लिए कोर्स डिजाइन कर चुकी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज ये भी मानकर चल रही है कि एडमिशन में देरी की वजह से छात्रों की संख्या कम हो सकती है। ऐसा होता है कि निजी संस्थानों में तो छात्रों के एडमिशन हो जाते हैं और उसके बाद जो बचे होते हैं वो बाद में जब जेईई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फिर बाद में मेरिट बनती है और तब वो बच्चे उसमें आते हैं, इसलिए वहाँ सीटें खाली होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमने काउंसलिंग बोर्ड की बैठक बुलाई है। कोरोना की वजह से इस साल भी हालात कुछ ठीक नहीं रहे हैं, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। बोर्ड की परीक्षाएं तो जैसे तैसे हो गईं, मगर हायर एजुकेशन में कक्षाएं कैसे चलेंगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल भाजपा सरकार ने इसमें बेहतर काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी में सेवा के कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल ई बुक बनाई गई है। ये ई बुक भाजपा की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। उनका यह भी कहना था कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य वॉलंटियर अभियान चलाया है। इसमें सभी बूथ से ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि कोरोना की तीसरी लहर में कार्यकर्ता आम लोगों की मदद कर पाएं। इस कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए समाज में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन। उसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का हमने अभियान लिया है। हर बूथ से 2 कार्यकर्ता ऐसे हम प्रशिक्षित करेंगे। उसी प्रशिक्षण के क्रम में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। चंपावत के टनकपुर में राशन कार्ड में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इससे लोगों को एसडीएम से शिकायत करने के लिए सभी लोग पहुंचे और उनका कहना है कि मामले की जांच करवाई जा रही है, लेकिन अगर इसको बनाने में वाकई गड़बड़ी सामने आती है तो ऐसे लोगों पर एक्शन होगा। साथ ही उनके राशन कार्ड को कैंसिल भी करवा दिया जाएगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी है और उन्होंने अभी भी एनएफएस या गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बना रखे हैं, तो वो कृपया अपने कार्ड को खुद ही कटवा लें और उसकी जगह आप सही वाला कार्ड बना लें ताकि जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उन्हें उनके कार्ड मिल सकें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा जांच की जाएगी और उनके राशन कार्ड तो कटेंगे ही कटेंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई भी की जाएगी।